हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले लीवरेज के बारे में। तो आज लीवरेज के बारे में जानेंगे कि लीवरेज क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है और लीवरेज की यूजेस कहाँ कहाँ हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ लीवरेज में क्या है कि लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ बोरोड फंड्स और फिक्स कॉस्ट टू एम्पलीफाई पोटेंशियल रिटर्न। कि जो लीवरेज होता है वो अपनी फिक्स कॉस्ट को और जो बोरोड फंड्स हैं, जो अपन ने उधार ले रखे हैं, उन फंड्स का यूज़ किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उससे अपन अपनी पोटेंशियल जो रिटर्न्स हैं उसको किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर सकते हैं, उसमें काम आता है। इट हेल्प बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर इनहेंस देयर गेन्स बट आल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। कि जो लीवरेज के थ्रू है वो अपन लीवरेज के थ्रू क्या करता है, बिजनेसेस और इन्वेस्टर वो अपने गेन्स को इनहेंस करते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको चेक करके उसको इंक्रीज करने ट्राई करते हैं कि हम उनके थ्रू रिस्क अपनी बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। तीन तरीके के लीवरेज होते हैं: फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कमांड लीवरेज। तो सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करेंगे कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो रिलेशन किसके बीच में सेटअप करता है, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में। जिससे क्या होता है, आपको पता लगता है आपको बिजनेस कितनी है। ईबीआईटी क्या होता है, ईबीआईटी का अपन एक बार पहले इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेल्स आ जाती है, कितने अपन ने सेल्स किए हैं, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, उसके वेरिएबल खर्चे होते हैं, जैसे कि अपन जो पर यूनिट पे अपन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, उसको लेस कर देते हैं, उससे अपन का कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है कि इतना इतना प्रॉफिट तो अपन को कमाना है, जिसके बिना अपन प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। उसके बाद अपन फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की ट्राई करते हैं, जो फिक्स कॉस्ट किसके रिगार्डिंग में, अपनी यूनिट्स के हिसाब से, यूनिट्स ने मतलब सेल्स के रिगार्ड में, जो इतनी अपन यूनिट सेल्स करें उसके रिगार्ड में। तो उससे अपना क्या रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। ये कौन सा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी क्या होता है कि जो अपन को डेली ऑपरेशंस जो होते हैं, जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनको डेली वर्क करने में जो काम आता है उसको उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लेने के लिए उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और ईबीआईटी क्या होता है, उसका दूसरा नाम है, ईबीआईटी का फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड टैक्सेस। ठीक है। अब इसमें से अपन को अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालनी होती है। जैसे अपन को जो पीएटी दे रखा है, अपन को पीएटी निकालना होता है, पीएटी का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और अपने यहाँ पे ईबीआईटी है। तो पहले अपन उसमें इंटरेस्ट का काम करेंगे। इंटरेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट ये वाला कौन सा है, जैसे अपन ने लोन लिया था, लोन के रिगार्डिंग में, बोरोवेड कैपिटल जो है उसके रिगार्डिंग में, या फिर अपने डिवेंचर हो गए उनके रिगार्डिंग में, इस तरीके से अपना वो पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो लेस करेंगे। उससे अपना इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि अपन अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि अपने इंटरेस्ट लेस कर दिया, अब इंटरेस्ट का पार्ट इसमें नहीं है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। जब इसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो अपने आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी आ जाएगा। अब यहाँ तक तो नॉर्मल कंडीशंस हो जाती हैं जो अपन को करनी ही करनी है, बट नेक्स्ट कंडीशन में ये आता है कि अगर अपने प्रेफरेंस डिविडेंड है, मतलब कि अपने पे कोई प्रेफरेंस शेयर है और अपन उस पर डिविडेंड दे रहे हैं, पहले वो लेस होगा, जिससे अपन को क्या मिलेगा, नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या पीएटी, या फिर इसको अपन बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ईएई। इसका शॉर्ट फॉर्म है ईएई या पीएटी। इस तरीके से फिर जब हम उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, ये वाली चीज़ यहाँ डिवाइड होगी, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, जैसे आ जाएगा पीटी डिवाइडेड बाय एन। तो ईपीएस निकल जाएगा आपका कितना भी आ रहा है। ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा, बात की थी क्या, क्यों किस किस बीच में रिलेशनशिप सेटअप करता है, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में। तो उससे बिजनेस पता लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और सेल्स के ऊपर मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर रहता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज और बिजनेस के दोनों इस तरीके से एक दूसरे के रिलेशन बना के चलती हैं। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है इसका रिलेशन किसके बीच में रहता है, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में। ईबीआईटी क्या हो गया, वही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ठीक है, कि अपन कितना अर्न कर रहे हैं, कितना अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये। ठीक है। और ईपीएस अपन ने अभी निकाला ही था नीचे इस वाले केस में, ये रहा ईपीएस, कि अपन उसके ऊपर कितना मतलब अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर पे अपन कितनी अर्निंग दे रहे हैं, उसके बीच में करता है। तो जिससे कि इसमें सेल्स वगैरह कोई पार्ट नहीं रहा, तो उसे बिजनेस ना रिस्क ना लेकर के फाइनेंशियल रिस्क हो जाती है। तो फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है अपनी फाइनेंशियल लीवरेज और फाइनेंशियल रिस्क को एक दूसरे से अटैच करके चलता है। कंबाइंड लीवरेज क्या होता है कि ये सेल्स और ईपीएस के बीच में सेटअप करके रखता है, कि आज अगर अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस सिर्फ अपना बिजनेस, जो बिजनेसमैन है अपना, या फिर बिजनेस ओनर है जो अपना, वो पहले बिजनेस के रिस्क देखेगा कि उसको अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और उसके साथ ही वो फिर अपनी फाइनेंशियल रिस्क भी देखेगा कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कितनी इनकम दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा। तो कंबाइंड लीवरेज इन दोनों को सम अप करके चलता है।
ये जो कंबाइंड लीवरेज होता है वो टोटल रिस्क का सेटअप करके चलता है, टोटल रिस्क के साथ रिलेशन बनाता है, जिससे कि अपन क्या 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 ले सके कि अपनी कितनी बिजनेस का कितनी फाइनेंस रिस्क है, कि अपने को किस तरीके से अपना बिजनेस चल रहा है। ये आपने देख लिया। अब देख लेते हैं जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो इस वाले पार्ट को वो करता है ओनली, वो इस वाले पार्ट को हाईलाइट करता है सिर्फ। ऑपरेटिंग लीवरेज में इस पार्ट का काम है, फाइनेंशियल लीवरेज में इस वाले पार्ट का काम आता है। अपन इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर अपन चाहे तो कोई क्वेश्चन आ सकता है तो अपन अलग अलग भी इस चीज़ को डेरिवाई कर सकते हैं, और जो कंबाइंड डिस्क है वो इन दोनों का है समय पर पूरा, पूरा इनकम स्टेटमेंट उसमें काम आता है। तो अपन इस तरीके से इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि इसको नोट कर लेंगे एक बार, कि जिससे कि अपन को ये रहे कि आगे अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले अपन को इनकम स्टेटमेंट ही काम आएगा, इसके अलावा कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी, कि जब तक अपने इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगा हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। अब बात कर लेते हैं अपन ऑपरेटिंग लीवरेज की आज के टॉपिक के बारे में। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या करता है, जो अपने किस पे फोकस करता है, बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करता है। अपन ने ऊपर देखा था कि किसके बीच में रिलेशन बैठाता है, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में, जिससे अपन को बिजनेस के बारे में पता लगता है। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ये कब अकर होता है, जब कंपनी में फिक्स कॉस्ट होती है इसके ऑपरेशंस में। तो ऑपरेशन फिक्स कॉस्ट कब अकर होती है, कि जैसे अपने पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, मैन्युफैक्चर अपन कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग करिए, तो अपन अगर रेंट दे रहे हैं तो रेंट काउंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई वो उसमें काउंट, इलेक्ट्रिसिटी वैसे वेरिएबल है तो सॉरी, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, अपने वर्कर की सैलरी हो गई, वो फिक्स एक्सपेंस आ गए इस तरीके से। तो जहाँ पे फिक्स कॉस्ट होगी अपने ऑपरेशंस में, वहाँ पे अपन ऑपरेटिंग लीवरेज का काम करें, अपने ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करेंगे। द हायर ऑफ द डीओएल, हायर ऑफ द ऑपरेटिंग रिस्क, कि जितनी ज्यादा अपने पास डीओएल हाई होगी अपने ऑपरेटर रिस्क हाई होगा, ऑब्वियसली बात है जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी अपनी उतनी रिस्क बढ़ेगी, पर उतनी ही फिक्स कॉस्ट जो उसको रिकवर करनी होगी। अब ऑपरेंट लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके के फॉर्मूले काम करते हैं, कि जो अपन को 2 पीरियड्स ऑफ डाटा गिवन है और अपने पास जब 1 पीरियड ऑफ डाटा गिवन है, ठीक है। और जब अपने पास 2 पीरियड ऑफ डाटा गिवन है, जैसे कि अपन को 2010 का डाटा दे रखा है, 2011 का डाटा दे रखा है, ठीक है, इसमें ईबीआईटी अपन को दे रखा है, इसमें सेल्स अपन को दे रखी है, मान के चलते हैं यहाँ पे जैसे 10 लाख दे रखे हैं, यहाँ पे 9 लाख हो गई, ठीक है, यहाँ पे सेल्स दे रखी है अपन को 1 लाख हो रही है, तो मतलब क्या बोलते हैं 11 लाख हो रही है, यहाँ पे अपनी हो गई 12 लाख हो गई, इस तरीके से अपन को डाटा गिवन है। तो इसके बीच में अपन को डिफरेंस सेट करके, कि जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में उसके थ्रू अपन को डीयूएल निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कि इन दोनों के बीच में जितना भी परसेंटेज अपन को चेंज हुआ है, जैसे इसका 1 लाख हुआ है, ठीक है, अब 1 लाख का बेस ईयर मान लेंगे, जैसे अपन को 10 लाख के कम वाला है तो अपन इसको 10 लाख मान लेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जो अपन सॉल्व करें, जो उसकी परसेंटेज आई है ये अपन उस पे काम करेगा, ठीक है, कि जितने परसेंट अपन ईबीआईटी में चेंज हुआ है उसके, और उसके अपॉन में जो बेस है अपना, कि उसकी सेल्स में कितना चेंज हुआ है जिसकी वजह से उतना परसेंटेज में ईबीआईटी में चेंज आया, तो उससे अपन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लेंगे। अब जब 1 पीरियड ऑफ डाटा गिवन होता है उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन ऊपर देखा था कैसे निकला था, कंट्रीब्यूशन में कैसे निकला था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो ये अपनी कंट्रीब्यूशन आ गई। अब ईबीआईटी निकालना था, ईबीआईटी में क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन आ गया, जब अपने पास ये कंट्रीब्यूशन आ गया तो अपन ने इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया था। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको अपन को सिंपल याद रखना है, कि सबसे पहले अपन क्या, जैसे अपन नॉर्मल बिजनेस के अकॉर्डिंग चलें, तो अपने बिजनेस पर क्या नोटिस करते हैं, कि सबसे पहले जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मीन्स जो अपनी यूनिट्स के बेस पे कॉस्ट अगर हो रही है, जैसे कि पर यूनिट पैकिंग कॉस्ट होगी, या फिर पर यूनिट अपन को जो उसका आउटर जो अपना पर यूनिट मटेरियल है उसकी कॉस्ट होगी, कम से कम अपन वो तो रिकवर करके चलें। उसके बेस पे तो अपन प्रॉफिट का मापते हैं, जो अपना वो नहीं होगी तब अपनी पर यूनिट, जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो निकलेगा। जब अपना पर यूनिट प्रॉफिट निकल जाएगा उसके बाद अपनी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कि फिक्स कॉस्ट अपन निकालने की ट्राई करेंगे, कि उसके बेस के जब अपनी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मीट हो जाएगी, तब अपने पास जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो ये आएगा। बट ये कौन सा आएगा, कि जिसमें अपने पास सेल्स के रिगार्डिंग या फिर अपने यूनिट्स के रिगार्डिंग अपन ने सारे के सारे खर्चे अपने काउंट कर लिए, तब अपने पास प्रॉफिट निकल के आएगा, है ना। अब इसके बाद अपन क्या करने चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या निकला अपना, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब सबसे सिंपल याद करने का तरीका क्या है, कि जब अपन को जैसे कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें जैसे ईबीआईटी ऊपर है, इसमें सेल्स, इसमें ईबीआईटी नीचे है, तो क्या याद करना है, कि जब भी अपन को 2 पीरियड का डाटा गिवन होगा अपन उसको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे दोनों को, ठीक है। जैसे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन है फिर इस सेल्स है वो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। ये आगे भी जब अपन नीचे समअप करेंगे बाद में चीज़ों को, तब उसमें तीनों का होगा, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का, फाइनेंशियल लीवरेज का
और जो क्या नाम से अपने कंबाइंड लीवरेज है, इन तीनों का इस तरीके से अपन मैचअप करके चलेंगे कि आपको पूरे पूरे समझ में आ जाएगा। तो जो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है उसमें क्या होता है कि वो कौन सी का होती है जहाँ पे कंपनी हाई फिक्स कॉस्ट अर्न कर अपनी एक्सपेंस करती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गए, प्रोडक्शन हाउसेस हो गए, उस तरीके से एयरलाइंस हो गई जिसमें एविएशन की फ्यूल फ्यूल होता है, या फिर उनकी एयर होस्टेस जो सैलरीज होती है उनको रन अप करने की जो खर्चे होते हैं, बहुत फिक्स कॉस्ट लगती है उसमें, तो इस तरह से वो उनको इसमें टेक लिया जा रहा है। लो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या हो गई, रिटेल बिजनेस हो गया जिसका सिर्फ खरीदने बेचने का काम है, उसमें कोई फिक्स कॉस्ट अलग नहीं, फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा, जैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, रेंट का आ गया, इस तरीके से सिर्फ। तो उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उसमें ऑपरेटिंग लीवरेज कम होता है। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एक फैक्ट्री है जिसमें हाई मशीनरी कॉस्ट है, ठीक है, बेनिफिट दे रहा है कितने को, एक हाई हाई कॉस्ट बेनिफिट देता है, मोर फ्रॉम अ सेल्स इंक्रीज देन अ कंसल्टेंसी फर्म विद लो कॉस्ट की। आज एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो अपना जैसे रिलायंस को लेके चलता है कि अगर रिलायंस अपना पेट्रोल अपन को सप्लाई कर रहा है तो उसकी जो प्रॉफिट होगा वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेके चल रहा है। रिस्क लेके चल रहा है तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, फिक्स कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, वेरिएबल कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी। वहीं पे जो कंसल्टेंसी फर्म है जो सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है, उसका काम क्या होगा, सिर्फ कंसल्ट करना लोगों को, ठीक है, तो उस पे वो सिर्फ अपनी एक फीस चार्ज कर सकता है, जो भी फीस होगी, जैसे 1000 रुपये पर कंसल्टेंट हो गई, 10 लाख हो गई, 1 लाख हो गई, तो उसकी इस तरीके से रहती है। उसका कोई रिस्क नहीं है, कस्टमर आया तो करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा, तो उसकी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको सप्लाई करने के लिए माल को मंगाना ही पड़ता है, उसको उनको माल बनाना ही पड़ेगा, इसलिए उनकी रिस्क जो है वो कंटिन्यूस चलती ही रहती है। इम्प्लीकेशन क्या होते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के, हायर लीवरेज हायर रिस्क एंड रिवार्ड, कि जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो जितना ज़्यादा लीवरेज हाई रहेगा उतनी उसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रहेगी और उतना उसका रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क जितना बढ़ता है अपन को पता है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, तो उसका अकॉर्डिंग से रिवार्ड भी जो रिटर्न है वो भी इनहेंस होती है। फर्म्स विद हाई फिक्स कॉस्ट विल सी मोर सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट व्हेन सेल्स चेंज। जैसे ही सेल्स इंक्रीज होगी उसकी रिस्क बढ़ जाएगी, उसकी अर्निंग्स बढ़ जाएगी, उसका रिवॉर्ड्स बढ़ जाएंगे, तो उसके लीवरेज भी बढ़ जाएगा। बेटर फॉर ग्रोथ कंपनीज, जो ग्रोथ कंपनीज होती है ग्रो कर रही हुई उनके लिए अच्छा रहता है, जैसे कि हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इज बेनिफिशियल व्हेन सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली एज प्रॉफिट इंक्रीज अकॉर्डिंगली। अब जिसने जो बंदा है अगर अपने रिस्क को मेंटेन करके चल रहा है, जो रिस्क को बढ़ा के चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे पास ग्रोथ ज़्यादा, अगर मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ, जैसे ट्रेडिंग मार्केट है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स में लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनका रिस्क कम होता है, वहीं पे फ्यूचर ऑप्शन, रिस्क तो उसमें होता है बट जो फ्यूचर और ऑप्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी यही निकलता है अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो, बट ये थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर है। अब अगर इसी से एक मुकाबले देखा जाए तो एफडीज हो गए, आरडीज हो गए, ठीक है, अब इनमें क्या चलता है, इसमें सबसे लो रिटर्न आती है, इसमें उससे ज्यादा आती है, इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आती है, लेकिन इसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। कि आज तक जितना सुनने में आया है, मोस्टली 90% लोग तो नहीं, बोला 70-75% लोग तो आज तक लॉस में ही रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस होते हैं। उन फ्लक्चुएशंस की वजह से जो नॉट करने वाली चीज़ होती है, जैसे कि जैसे उनकी रिटर्न बढ़ जाती है उसके बाद, या फिर लॉस हो जाता है, कि जैसे आज आपने कोई शेयर 1 मिनट पहले खरीदा 100 रुपये में, वहीं 2 मिनट बाद जैसे आपने परचेस की वैल्यू 95 हो गई, तो आपको हैंड टू हैंड 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। बट अगर वहीं पे आपने थोड़ा सा होल्ड किया, हो सकता है वो 90 पे पहुंच जाए, बट अगर किस्मत थोड़ी अच्छी है, फिर अपन को मार्केट से रिटर्न आ रहा है, तो वहीं हो सकता है कि 100 रुपये का शेयर एकदम से 110 हो जाए, 120 हो जाए, इस तरीके से फ्यूचर ऑप्शन से रिस्क काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है अपना, इंडस्ट्रीज विद हायर ऑपरेटिंग लीवरेज, थर्ड पॉइंट आ रहा है अपना, इंडस्ट्रीज विद हायर ऑपरेटिंग लीवरेज कौन कौन सी होती है, एयरलाइंस हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेलीकॉम हो गई, टेलीकॉम में अपने टावर्स लगाने का काम होता है, उनको सेटअप करने का काम होता है, नेटवर्क को कंक्लूड करने का टाइम का काम होता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई कि वो उनको इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जैसे आज एआई की टेक्नोलॉजी आ रही है, उस एआई की टेक्नोलॉजी में डे टू डे चेंजेस आ रहा है टेक्नोलॉजी मार्केट में, कि जितने भी हो सकता है वो सामने वाले जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई आ रही टेक्नोलॉजी, उनको उस अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ रहे हैं, जिस तरीके जिससे उनकी जो फिक्स कॉस्ट है, जो उनकी सैलरीज वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पे करने की कैपेसिटी जो होती है। इंडस्ट्रीज विद लो ऑपरेटिंग लीवरेज कौन कौन सी गई, रिटेल हो गई, ट्रेडिंग हो गई, सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया, उनकी फिक्स कॉस्ट कम होती है, जिससे अपने उनका लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। ये नहीं कि उनमें प्रॉफिट नहीं होता, बट उसमें रिस्क कम होती है, फिक्स कॉस्ट कम होती है, जिसकी वजह से उनके ऑपरेटिंग लीवरेज भी कम होता है। अब रिलेशनशिप किसके बीच में देखते हैं अपन, ब्रेक इवन एनालिसिस और ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है
ये भी अपने सेल्स पे काम ये भी अपने फिक्स कॉस्ट पे काम करता है। अपने जैसे कॉस्टिंग में पढ़ा भी हुआ है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट को वेरी करके चलता है कि अगर उसकी फिक्स कॉस्ट हो गई रिकवर हो गई तो उसको प्रॉफिट में आ जाएगा, जहाँ पे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो इसलिए वो फिक्स कॉस्ट कवर करके चलता है। क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाएगी। कैसे कवर हो जाएगी कि अगर अपन इसका इनकम स्टेटमेंट जो देखा था उसमें क्या था, सबसे पहले अपन सेल्स ले रहे थे, फिर उसके बाद वीसी ले रहे थे, वेरिएबल कॉस्ट ले रहे थे जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा था। उसके बाद अपन फिक्स कॉस्ट ले रहे थे। जब अपन फिक्स कॉस्ट अपनी कैलकुलेट लेके चल रहे हैं कि फिक्स अपने कवर हो गए, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली रिकवर हो ही गई। इस केस पे जो अपना यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है कि अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम हो जाता है तो ये अपना बीईपी वाला पार्ट हो जाता है कि यहाँ पे अपन को ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। ठीक है। जहाँ पे नो लॉस और नो प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे बीईपी हो जाएगा। अब इसके बेस में ऑपरेटिंग लिवरेज किस तरीके से काम करता है, तो जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये क्या हेल्प करता है कि मिनिमम सेल्स अपने को कितनी रिक्वायर्ड होगी जिससे अपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के दोनों रिकवर हो जाए। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का क्या नाम होता है, क्या काम होता है, क्या होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जो इस टैक्टिक पे काम करता है वो भी अपने बीईपी को ध्यान रख के चलता है। ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या हेल्प करता है कि हाउ प्रॉफिट चेंजेस विद द सेल्स चेंज। अब ऑपरेटिंग लीवरेज के थ्रू अपन क्या पता करते हैं कि अगर अपनी यूनिट्स में एक भी चेंज आया उससे अपने प्रॉफिट्स के ऊपर कितना चेंज आया। क्योंकि ये सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच में जो होता है अपने रिलेशनशिप आगे चलता है, तो अपन उसके थ्रू ऑपरेटिंग लीवरेज पता कर सकते हैं। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है कि फर्म जो है वो उतनी ही जल्दी उतनी ही बाद में ब्रेक इवन पॉइंट को रीच करेगी जिससे कि उसको हायर प्रॉफिट ग्रोथ होगी अपने किससे, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से। कि जितना ज़्यादा अपना ऑपरेटिंग लेवरेज होगा एक फर्म है वो उतनी ही जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट पे रीच करेगी और उसके साथ ही हायर प्रॉफिट ग्रो करेगी। और अपने इसके थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू कि आज अगर मान के चलते हैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट 6 है और कहीं पे 1 है या फिर यहाँ पे 3 मान के चलते हैं, तो जो 3 वाली कंपनी है वो अपना प्रॉफिट 6 वाली कंपनी से लेटर ऑन गेट करेगी, मतलब लेटर ऑन अर्न करेगी। कि आज अगर ये कंपनी जो है ये 4 महीने में अपनी ग्रोथ करी है तो ऑब्वियसली बात है 2 महीने में ही अपनी ग्रोथ निकाल जाएगी पूरी की पूरी। वहीं जहाँ पे लो ऑपरेटिंग लीवरेज होगी उसका मतलब क्या होगा कि जो फर्म है वो ब्रेक इवन फास्टर, उसका ब्रेक इवन ज्यादा जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। जबकि उसके प्रॉफिट से सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी सेल्स के मुकाबले, क्योंकि वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग लीवरेज कम है। इस तरीके से है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस और ऑपरेटिंग लीवरेज को अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन यूनिट्स का, फिक्स कॉस्ट उसके बाद डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट। अब अगर अपन ध्यान से देखें, इसको अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था, इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये होता है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब तो अब जब अपन एक चीज और, जब अपन कंट्रीब्यूशन डिवाइड करते हैं तो अपने पास ये आती है ब्रेक इवन यूनिट्स में, और वहीं अपन जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या फिर अपन इसको दूसरा नाम होता है पीवी रेशो, जब अपन पीवी रेशो से डिवाइड करते हैं मतलब सेल्स रेवेन्यू होता है, वो आता है अपना अमाउंट में। ये यूनिट्स में आता है अमाउंट में आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन है, फिक्स अपन पीवी रेशो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अपन कैसे भी। ठीक है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या हो जाता है कि कॉस्ट जो कि रिमेन होती है कांस्टेंट होती है रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन। कि अपनी जो प्रोडक्शन के अपना प्रोडक्शन कितना भी हो अपन को उससे मतलब नहीं है, वो अकर होगी हुई जैसे रेंट है। ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आज तुम प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, तुम्हारे क्या है क्या नहीं, वो अपना रेंट जो है वो चार्ज करेगा। सैलरी इस तरीके से वर्कर सैलरी जो होती है कि वर्कर की सैलरी का मतलब नहीं वर्कर्स को कि आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, अगर वो काम कर रहे हैं तो हमको उनको सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी, तो फिक्स कॉस्ट आ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ चेंज हो, जैसे रॉ मटेरियल में क्या होता है कि आज अपने पास जैसे 100 यूनिट्स मंगानी है, एक यूनिट्स में अगर 0.5 ग्राम यूनिट्स लग रही है तो अपन को सिर्फ ओनली 50 किलो यूनिट परचेस करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो पर यूनिट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई की जा सकता है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो जाता है कि जिस पे अपन यूनिट्स को बेच रहे हैं, इस प्राइस अपन यूनिट्स को सेल कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो पीवी रेशियो अपन ने बताया था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे। क्या रहता है कि एक फिक्स कॉस्ट है जो अपनी 5 लाख की है, सेल्स प्राइस कितनी है उस पर 200 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है अपनी 100 रुपये। ठीक है। और अब अपन को क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में। अब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपन में कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट अपन में कितनी, यहाँ पे 5 लाख, तो ये आ गई 5 लाख।
कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है अपना? एस पी माइनस वी सी। ठीक है, एस पी कितना अपना 200 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 100 रुपीज़। तो अपना कितना आ गया ये? 100 रुपीज़। तो इसको 100 रुपीज़ से अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपना कितना आ जाएगा? 5000 यूनिट्स। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में जाने के लिए 5000 यूनिट्स को सेल करनी करनी है, जहाँ पे उसकी वीसी और एफसी दोनों कवर हो जाएंगी। ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलेगा इस पे? कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकल जाएगा अपना? इस 7000 यूनिट्स अपन ने सोल्ड करनी है, उसके ऊपर 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 7 लाख का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप या फिर ईबीआईटी, 7 लाख माइनस 5 लाख। 5 लाख क्या है अपना? जो अपने यहाँ आया था फिक्स कॉस्ट है, वो ईबीआईटी आ गई, तो 2 लाख रुपए का अपना ईबीआईटी है। अब डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीओएल का फॉर्मूला अपना अपन ने निकाला था, अभी क्या निकाला था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है अपनी इसमें? 7 लाख, डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है अपनी, या फिर ईबीआईटी कितनी है अपनी? सॉरी, कॉन्ट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो फॉर्मूला का, सॉरी 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 सॉरी। डीओएल का फॉर्मूला अपना क्या हो जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अपॉन ईबीआईटी। तो ईबीआईटी अपने कितना है? 2 लाख। जब अपन को डिवाइड करें कितना जाएगा अपना? 3.5, क्योंकि आधा से हो जाता है, सर 3.5 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1% सेल में इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से 3.5 मतलब 3.5% के आसपास अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। इसके थ्रू अपन ये पता कर सकते हैं कि अपन को कितना परसेंट चेंज करना है, कि अपन को अगर प्रॉफिट में इंक्रीज करना है तो। अब इसका कंक्लूजन अगर अपन देख लेते हैं, तो जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो अपन को क्या बताता है कि मिनिमम सेल्स अपन को नीडेड कितनी है, जिससे अपन और लॉसेस को अवॉइड कर पाए। तो ब्रेक इवन सोल्स का अगर दोबारा मैं बताया, तो इसका मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या शो करता है? कि हाउ प्रॉफिट रिएक्ट टू सेल्स चेंज, कि अपना जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, कि अगर अपन उसमें सेल में, जैसे अपन ने यहाँ देख सेल्स में चेंज करते हैं, तो जैसे अपन ने यहाँ देखा था 1% अगर चेंज करेंगे, तो उसके बाद से जैसे अपन को 3.5% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंजेस होंगे। एक कंपनी विद हाई फिक्स कॉस्ट नीड टू अचीव हायर सेल्स टू ब्रेक इवन, कि अगर किसी कंपनी का हाई फिक्स कॉस्ट है, तो उसको अचीव करने के लिए हाई सेल करनी पड़ेगी ब्रेक इवन के लिए, बट विल एक्सपीरियंस अ फास्टर प्रॉफिट इंक्रीज आफ्टर ब्रेक इवन। लेकिन अगर उसने अपनी ब्रेक इवन को अचीव कर लिया, तो उसके बाद उसके पास बहुत जल्दी से प्रॉफिट आने इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। एक कंपनी विद लो फिक्स कॉस्ट विल ब्रेक इवन फास्टर, कि जो लो फिक्स कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बात है वो अपना ब्रेक इवन जल्दी कैलकुलेट करेगी, जल्दी अचीव करेगी, बट उसके बेसिस पे उसको बेनिफिट नहीं हो पाएगा सेल्स में, जितना उसको हाई फिक्स कॉस्ट पे होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको ग्रोथ किस तरीके से करनी है, किस तरह नहीं करनी है, वो उसको अपने फिक्स कॉस्ट को मैनेज करनी है, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के एक वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।